प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, राज्य मंत्री कृषि श्री बलदेव सिंह मोलक जी, ईरी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इवोन पिंटो, डीजी सीआईपी डॉक्टर साइमन हेक, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि के प्रमुख सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार श्री अजीत कुमार साहू जी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्रीलंका मिस्टर टीपी विक्रम सिंघे, डायरेक्टर आईसीएआर डॉक्टर सुधांशु सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, आज के समारोह में उपस्थित वाराणसी के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आईसीआर, ईडी के साथ ही देश और दुनिया के तमाम कृषि वैज्ञानिकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में आप सबकी उपस्थिति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। काशी भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है और भगवान विश्वनाथ का जो सबसे अभिन्न सहयोगी है वह वृषभ है, नंदी, जो भारत की उन्नत खेती की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है और इसीलिए उन्नत कृषि के प्रतीक नंदी के आराध्य भगवान विश्वनाथ के इस पावन धरा पर डीएसआर जैसी तकनीक पर आयोजित इस कॉन्क्लेव और कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में मैं आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित डीजी ईरी और डीजी सीआईपी डॉक्टर इवोन पिंटो, डॉक्टर साइमन हेक और अन्य आप सभी कृषि वैज्ञानिकों का, विभिन्न देशों के कृषि विभाग के अधिकारियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो वास्तव में ये आज की नई देन नहीं है। हमें इस बात को याद रखना होगा, भारत के उपनिषद हजारों वर्षों की भारत की ऋषि परंपरा के आध्यात्मिक ज्ञान की एक बड़ी धरोहर है। हमारा उपनिषद कहता है कि अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम, यानी हजारों वर्ष पहले भारत का ऋषि कहता था कि अन्न बाहुल्य का संपादन, यानी अन्न को बड़ी मात्रा में पैदा करो, और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यह भारत का ऋषि हर भारतीय के लिए कहता रहा है, हर नागरिक के लिए कहता रहा है। और भारत की ऋषि की वाणी के अनुरूप अच्छी कृषि के लिए जो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं,
प्राकृतिक उर्वरता खेती में हो, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो और पर्याप्त मात्रा में धूप हो। और इन तीनों की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो भारत अत्यंत उर्वरा भूमि है। भौगोलिक दृष्टि दुनिया को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा विशाल क्षेत्रफल रूसी संघ के पास है। नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका के पास, यूएस के पास, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। ये भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन कृषि की दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितना भी भूभाग है इसमें से मात्र 10% भूभाग ऐसा है जो कृषि योग्य है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि योग्य उर्वरा भूमि किसी के पास है, वह भारत के पास है। अकेले भारत के पास 17 करोड़ हेक्टेयर लैंड कृषि योग्य है और यूएस क्षेत्रफल में भारत से कई गुना बड़ा, लेकिन उसके पास भी लगभग कमोवेश यही क्षेत्रफल है। बाकी अन्य देश इससे काफी कम आते हैं। लेकिन जितना भी कृषि योग्य भूमि है दुनिया के अंदर, उसमें सिंचित भूमि की संख्या बहुत कम है लोगों के पास। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 60% भूमि ऐसी है जिसके पास सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है या सिंचाई की सुविधा जहां पर मौजूद है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में अगर आप जाएंगे कृषि योग्य भूमि है लेकिन उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत इस दिशा में भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास ये सुविधा, प्रकृति प्रदत्त सुविधा पहले से है या उसके द्वारा हजारों वर्षों की इस विरासत के तहत तैयार भी की गई है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि ही नहीं, भारत का कृषि उस योग्य थी और भारत का कृषक, भारत का अन्नदाता किसान और भारत का कृषि वैज्ञानिक भी उतना ही आग्रही रहा है। ये जो कृषि वैज्ञानिक आज हम कहते हैं या जिसे आज वैज्ञानिक कहते हैं, यही प्राचीन काल का भारत का ऋषि रहा है, कोई ऋषि अलग नहीं है। जो ज्ञान की धरोहर जिसके पास मौजूद है किसी भी क्षेत्र की, और केवल ज्ञान विज्ञान का ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ अलग से दे रहा है, लीक से हट करके कुछ नया दे रहा है, वही ऋषि है। और भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव से इसका सम्मान किया है। अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सर्वाधिक सौभाग्यशाली है। मैं यहां पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक देश और दुनिया से आए हैं उन सब का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि कुल भारत के क्षेत्रफल का हमारे पास जो हिस्सा आता है मात्र 11% आता है। उत्तर प्रदेश के पास 11% भूभाग है और भारत की 17% जनसंख्या इसमें निवास भी करती है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है।
लेकिन उत्तर प्रदेश इस 11% भूमि में देश का कुल खाद्यान्न का 21% उत्पादन करता है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान अकेले देश के अंदर कृषि और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन इस दिशा में हुए हैं कि पहली बार हमारा ऋषि ये भी कहता रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। लेकिन हम खेती बाड़ी करते थे, लेकिन धरती माता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार सॉइल हेल्थ कार्ड अनिवार्य किया देश के अंदर, और भी फ्री में देश के सभी किसानों के लिए। भारत के अंदर किसानों को कृषि बीमा के साथ जोड़ा। भारत के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना के साथ जोड़ा। भारत के अंदर लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। भारत के अंदर पहली बार भारत के 10 करोड़ किसानों को हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त होता है। यह अकेले भारत होगा जो अपने अन्नदाता किसानों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ देता है। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, देश के फूड बास्केट के रूप में जिसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं, उस उत्तर प्रदेश के अंदर 11% भूभाग में हम देश के अंदर 21% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसमें हमारे अब तक 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से, 2 कृषि विश्वविद्यालय भारत सरकार की ओर से, 1 निजी कृषि विश्वविद्यालय और 89 कृषि विज्ञान केंद्र तो इसमें सहयोग कर ही रहे थे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से यहां पर ईरी का यह सेंटर वाराणसी में खुल करके इसने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हमें किया है, उत्तर प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है। मैं देखता हूं डॉक्टर सुधांशु लगातार किस फील्ड में क्या काम हो रहा है, राइस के लिए कौन सी नई वैरायटी उपयोगी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज के इस दौर में हम कौन सी वैरायटी को लें और कौन सी उपयोगी हो सकती है, इन सब के बारे में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उसका लाभ उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि संस्थानों को और उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के साथ साथ देश के तमाम कृषि संस्थानों को इसका लाभ हमें वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सर्वाधिक कृषि विश्वविद्यालय भी है, क्योंकि 5वां विश्वविद्यालय हम एक और कृषि विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ 2 इंटरनेशनल सेंटर भी, रिसर्च सेंटर भी हमारे पास राइस का वाराणसी में और पोटैटो का आगरा में उन्होंने स्वीकृत किया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी 2018 से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और आज यहां पर हमारे पास DGCIP डॉक्टर साइमन हेक भी आए हैं। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना करने के लिए उन्होंने जो रुचि दिखाई है, मैं उनका भी और DG ईरी डॉक्टर इवोन पिंटो का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में रुचि लेकर के उत्तर प्रदेश की कृषि को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है।
मित्रों, भारत में संभावना पहले से थी और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्या संभावनाएं थी। तब केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग भारत के अंदर नहीं होता था। उस समय भी भारत की कृषि की क्या स्थिति थी, अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। और वह इसलिए मिलेगा कि कम लागत में अधिक उत्पादन, यह आज की आवश्यकता है। कैसे हम इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं, कैसे भारत का प्राचीन वैज्ञानिक करता था और कैसे हम आज उसको फिर से ला सकते हैं। DSR पद्धति, जिसके बारे में अभी हमारा कृषि मंत्री जी बता रहे थे हमारे, कि पहले यह पद्धति ही हम यहां लागू करते थे क्योंकि इसमें कम पानी भी लगता है और उत्पादन भी ठीक ठाक होता था। याद रखना, जब भी हम अपने यहां इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को छोड़ देंगे, हमारे आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही क्षीण हो जाएगी। और यही कुछ हमारे साथ होता रहा है। एक समय था जब भारत ने प्रगति की, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लोगों ने उसमें इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बाधित किया या उसको आगे बढ़ाने में हम चूके, तो हम पिछड़ते गए। परिणाम हम सबके सामने है। आज हमारे सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें कार्य करना होगा। भारत के अंदर प्राचीन काल से आप देखेंगे, जिस काला नमक चावल की बात हो रही है, जिस पर ईरी भी, यहां पर वाराणसी का सेंटर भी काम कर रहा है, यह 3000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने इस चावल को दिया था, जिसको भगवान बुद्ध के ही प्रसाद के रूप में हम लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर जनपद के एक प्रोडक्ट के रूप में इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। धान की खेती की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश में लगभग इसका 8000 वर्ष पुराना इतिहास है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस प्रकार की वैरायटी उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इतना पुराना धान उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय भी धान की खेती होती थी और यहाँ के वैज्ञानिक किस रूप में कार्य करते थे, उसका थोड़ा सा मैं एक उदाहरण आप सबको देना चाहूंगा, जिसके बारे में हमारे यहाँ के किसानों ने वो किया है। खासतौर पर दुनिया के अंदर, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो कैसे खेती होती थी, इसके प्रमाण हमारे यहाँ मौजूद हैं दो प्रकार से। कुछ तो शिलालेख के माध्यम से और कुछ विदेशी प्रयोग जो ऑब्जर्वर्स थे अलग अलग कालखंड में, जिन्होंने भारत का दौरा किया था, उन्होंने भारत की खेती के बारे में क्या उल्लेख किया है। जैसे ईस्वी सन 900 से 1200 के बीच में तंजावुर के शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि प्रति हेक्टेयर वहां धान की खेती 15 से 18 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन वे धान की खेती करते थे। आप सोचिए, आज से 1000 वर्ष पहले। दक्षिण कर्नाटक में, दक्षिण अर्काट में, वहां के शिलालेख में है 11वीं सदी में, यानी 11वीं 12वीं सदी में 14.5 टन प्रति हेक्टेयर धान की खेती उन लोगों ने उस समय वहां लेते थे। रामनाथपुरम तमिलनाडु के शिलालेख में है 1325 में, उस समय उन्होंने 20 टन प्रति हेक्टेयर का धान का उपज वहां पर पैदा करने की सामर्थ्य वहां की खेती में थी। 1807 में कोयंबटूर में जो यूरोपीय ऑब्जर्वर ने वहां पर जो लिखा है 13 टन प्रति हेक्टेयर धान की उपज वहां पर पैदा होती थी। 1770 में चेंगलपट्टू में जो ब्रिटिश ऑब्जर्वर ने वहां पर लिखा है 9 टन प्रति हेक्टेयर धान की उपज वहां होती थी। और 1993 में अगर पंजाब के लुधियाना का आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि वहां पे प्रति हेक्टेयर 4.3 टन गेहूं और 5.5 टन प्रति हेक्टेयर धान की उपज एक वर्ष में
1 हेक्टेयर खेती में पैदा होती थी। यह उत्तर प्रदेश, यह देश के अंदर का एक सिनेरियो हमें अलग अलग कालखंड में देखने को मिलेगा कि उस समय बिना किसी उसके हम लोग भारत के अंदर ये सभी कार्य करते थे। एक 17वीं ईस्वी में फ्रांसाय वर्नियर, यह एक ऑब्जर्वर आए थे जिन्होंने बंगाल की खेती के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, दुनिया के अंदर ये मान्यता है कि मिस्र की खेती सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है, और हम भी यही उनका ये कहना था कि हम भी यही मानते रहे हैं। लेकिन जब मुझे बंगाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने बंगाल की खेती को देखा है, तो मैं अपनी 2 यात्राओं के माध्यम से इस बात पर कह सकता हूं कि वास्तव में मिस्र को दिया जाने वाला जो उत्कृष्ट खेती और कृषि का जो गौरव है, इसका सही हकदार बंगाल रहा है। देखिए, यह 17वीं ईस्वी में यह एक फ्रांसाय वर्नियर, एक ऑब्जर्वर, इस बात का उल्लेख करता है। और 19वीं सदी में एक ब्रिटिश ऑब्जर्वर अलेक्जेंडर वाकर ने भी मलबार के बारे में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मलबार में कृषि ज्ञान प्रायः उतना ही प्राचीन है जितना उनका इतिहास। हिंदू धर्म में उल्लेखनीय अनुष्ठानों में एक का मूल तो संभवतः कृषि के प्रति उनके सम्मान से ही है। और जो मैंने आपको काशी के बारे में बताया कि नंदी की उपासना और गाय के प्रति श्रद्धा का आधार कृषि में इनकी महती उपयोगिता ही है। मलबार में उस समय की बात तो करते हैं कि 50 से अधिक प्रजातियों के धान उगाए जाते हैं। प्रत्येक प्रजाति का अपना पृथक नाम है और उसके अपने विशेष गुण और उसकी खेती की अपनी एक पृथक विधि भी है। कुछ प्रजातियां केवल पहाड़ों में उगती है, उसके लिए सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती। जो DSR की आप बात कर रहे हैं, ये 100 वर्ष पहले भी इसके बारे में, मलाबार के बारे में भी ये बात आती है, और हमारे उत्तर भारत में तो हर जगह यही इसी प्रकार की खेती होती थी। एक ऐसी भी प्रजाति है जिसका प्रवर्धन कलम लगा करके किया जाता है। मलबार से बाहर मैंने धान के प्रवर्धन की इस विधि का उल्लेख कहीं नहीं सुना। ये भारत के अंदर कृषि के बारे में भारत जो विदेशी ऑब्जर्वर रहे हैं, उनकी राय इस रूप में भारत के साथ जुड़ी रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वास्तव में यह उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा भूभाग होगा जिसके पास आज के दिन 80% से अधिक भूमि ऐसी है जो सिंचित भूमि है और जिसमें बेहतर सिंचाई की सुविधा हमारे पास मौजूद है। अत्यंत उर्वरा भूमि है, सिंचाई की प्रचुरता है और धूप की भी प्रचुरता यहां पर हमें मिलती है। यानी 12 माह में से 11 माह तो हमें बेहतर धूप मिल जाता है। बहुत अच्छी धूप मिलती है, अच्छी बरसात भी है, अच्छा पानी है, हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है और सरफेस वाटर भी है। हर 5 कोस में आपको एक नदी मिल जाएगी। हर प्रकार से धान्य से बाहुल्य क्षेत्र है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर जो खाद्यान्न की स्थिति है, खाद्यान्न के लिए तिलहनी फसलों और गन्ना, आलू के लिए यहां पर सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत उपयोगी भूमि है। धान लगभग 70 लाख हेक्टेयर और 100 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती यहां पर उत्तर प्रदेश में होती है। 29 लाख हेक्टेयर में हम गन्ना की खेती भी उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं। दलहन और तिलहन में भी एक बड़ा क्षेत्रफल हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम
2000 यानी 1950-51 में देखें, आजादी के तत्काल बाद देखें तो हमारे पास कुल उस समय 170 लाख हेक्टेयर खेती यहां पर खेती बाड़ी के लिए उपयोग में होती थी, जिसमें 11.77 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हम लोग उत्तर प्रदेश से करते थे। और 2023-24 में हमारा खेती का रकबा बढ़ा है, जो 170 लाख हेक्टेयर था, आज वो बढ़कर के 240 लाख हेक्टेयर हुआ है, जिसमें आज हम अब 11 मिलियन टन से बढ़कर के 60 मिलियन टन तक का खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है इस खेती से। यानी अगर आप देखेंगे 1950 की तुलना में 2023 में अगर आप देखेंगे तो हमने खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना की वृद्धि की है। 5 गुना की अधिक वृद्धि हमारे उत्तर प्रदेश यहां पे हुई है। और इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैंने आपको पहले ही बताया कि धान, गेहूं, गन्ना, आलू, दलहन में उड़द, मूंग, अरहर, चना, मटर, मसूर और तिलहन में सरसों, मूंगफली, इस सब की बेहतरीन खेती उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग करते हैं और उसका अच्छा उत्पादन भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर यहां पर हो रहा है। मेरा ये मानना है कि हमें इस दिशा में आगे प्रयास करने चाहिए, लगातार प्रयास करने चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर जो भी हमारे पास सेंटर, जैसे यहां पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वाराणसी में हुई, ईरी के वैज्ञानिक लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य जो हमारे कृषि से जुड़े हुए सेंटर हैं उनमें जाकर के सहयोग करते हैं, या वहां के वैज्ञानिक आकर के यहाँ पे देखते हैं, इनके डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं, उसका लाभ लेते हैं। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी यह कार्य हो रहे हैं, लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास करूंगा कि आज इस कॉन्क्लेव में यहां पर डीजीसीआईपी डॉक्टर साइमन हेग भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आगरा में जो हमारा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्वीकृत हुआ है, यह बहुत शीघ्र चालू हो, आवश्यकता होती है तो मैंने उनको ऑफर किया है कि कानपुर में हमारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तात्कालिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको वहां उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पूरी मदद करेगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को बेहतरीन तकनीक उपलब्ध हम कराने में मदद कर सके। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अच्छी खेती के लिए अच्छे सीड चाहिए, अच्छे बीज चाहिए। अच्छे बीज और क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने के लिए, हम उस प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए उस प्रकार के बीज को भी हम दे सकें। हम लोग लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क की भी स्थापना लखनऊ में कर रहे हैं। 250 एकड़ क्षेत्रफल में हमारा यह कार्य लखनऊ में प्रारंभ होने जा रहा है, और मैं चाहूंगा ये सभी मिलकर के एक साथ कार्य प्रारंभ कर देंगे। अगर अच्छा बीज हो, क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करते हुए हम समय पर किसान को तकनीक दे सकें, समय पे बीज उपलब्ध करवा सकें, समय पर उन्हें सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवा सकें, तो मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश आज जितना खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है, इससे भी 3 गुना अधिक उत्पादन करने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। और ये उत्पादन की क्षमता को हम बढ़ाएंगे, लागत को अगर हम कम करेंगे, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश ने जो अपना टारगेट तय किया है कि 2029-30 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और उसमें एग्रीकल्चर की भी अपनी एक बड़ी भूमिका होगी, तो हम अवश्य इसको प्राप्त कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज
यहां पर जैसे ईरी और सीआईपी के इंटरनेशनल सेंटर स्थापित हुए हैं या होने जा रहे हैं, ऐसे ही अन्य हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करके अपने अन्नदाता किसानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद कर पाएंगे। और कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट न बन जाए, अवश्य बन सकता है। और भारत ही नहीं, वैश्विक फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम भरपूर सहयोग करने में पूरा योगदान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से यहां पर आए हुए सभी अपने उन वैज्ञानिकों का जो विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज की चुनौती, डीएसआर जैसी पद्धति और अन्य एग्रीकल्चर के सामने आने वाली उन चुनौतियों का मुकाबला करने के साथ साथ हमें किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाने हैं, इस पर चिंतन कर रहे हैं। और सौभाग्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी ने भी भारत की कृषि वैज्ञानिकों को इस बारे में आग्रह किया कि अब तक आप अपनी आईसीआर की लैब में या अपने विश्वविद्यालयों की लैब्स में अपना शोध करते थे, अब उस लैब टू लैंड के इस कार्यक्रम के साथ 27 मई से 12 जून तक हर कृषि वैज्ञानिक फील्ड में उतर करके उन्होंने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया था, किसानों के बीच संवाद किया था, उनके खेतों में जाकर के उनकी मेहनत के साथ अपने अनुसंधान को जोड़ने का काम किया था। तो लैब टू लैंड के इस कार्यक्रम के साथ हमारे सभी वैज्ञानिक जुड़ेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम आ पाएंगे। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का आधार अब हमारी लैब नहीं बल्कि एग्रीकल्चर की लैंड होगी, और उस लैंड पर जाकर के हम डेमोन्स्ट्रेशन करके अन्नदाता किसान को अधिक से अधिक फैसिलिटेट कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी कृषि वैज्ञानिकों का, हमारे जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की डीजी डॉक्टर इवोन पिंटो, सीआईपी के डीजी डॉक्टर साइमन हैक, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्रीलंका मिस्टर डीपी विक्रम सिंघे, और हमारे वियतनाम और अन्य देशों से आए हुए हमारे जितने भी अतिथि गण हैं, वैज्ञानिक गण हैं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी का मैं आप इस काशी की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।